हेलो कोड अनविलर्स, कैसे हो आप सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली इंटर्नशिप के बारे में कि क्यों ये इंटर्नशिप इंपॉर्टेंट है, इंटर्नशिप मैटर क्यों करता है। फिर हम ये देखेंगे कैसे आपको डिफरेंट स्पैम आते हैं इंटर्नशिप के रिगार्डिंग आपके मेल पे, ऑफिशियल आईटी मद्रास के मेल पे, उनसे कैसे आपको बचना है, कैसे फाइंड करना है। मैं आपको जो आईसी के द्वारा ऑफिशियल मेल है वो भी दिखाऊंगा। फिर हम बात करेंगे कितने टाइप्स ऑफ इंटर्नशिप होते हैं, पेड, अनपेड, स्टार्टअप, एमएनसी, रिमोट, ऑन साइट, किस तरीके के इंटर्नशिप आपके होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अप्लाई करने से पहले आपको क्या क्रॉस चेक करना होता है, कैसे आप जानोगे कौन सा ग्रीन फ्लैग है, रेड फ्लैग है, और किन क्राइटेरिया पे इवैल्यूएट करोगे कि इंटर्नशिप पे अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर हम डिस्कस कर रहे होंगे कि कौन से स्किल्स आपको जरूरत होंगे, जैसे टेक्निकल स्किल्स में क्या क्या हो सकते हैं, सॉफ्ट स्किल में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उनको हम ब्रेक डाउन करेंगे। फिर हम उसके बाद डिस्कस करेंगे क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो सकता है, क्या मतलब प्रोजेक्ट कौन से हो सकते हैं, कैसे आप रिज्यूम बिल्ड कर सकते हो, कैसे एप्लीकेशन दोगे, क्या रेफरल्स होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होंगे। और फिर फाइनली हम डिस्कस कर ये भी कर रहे होंगे कि क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं बच्चे जिससे कि आपको बचना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपको ये मेल आया होगा आईआईटी मद्रास के द्वारा। इसमें इन्होंने साफ साफ रखा हुआ है, बोला हुआ है कि काफ़ी मतलब वाइडली ये चीज़ें हो रही हैं, काफ़ी बच्चों को मतलब स्पैम किया जा रहा है इंटर्नशिप के रिगार्डिंग कि हाँ ये इंटर्नशिप कर लो, यहाँ से अप्लाई कर लो। तो इनका ये है कि आईआईटी मद्रास जो है, अगर कोई भी कम्युनिकेशन करता है आपके साथ तो वो उनके ऑफिशियल ईमेल आईडी ये इसके थ्रू आएगा, iic@study.iitm.ac.in। ठीक है। और आईटी मद्रास कोई भी पेमेंट आपसे नहीं मांगती है जॉब या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर आपको कोई बोल रहा है कि मैं आईटी मद्रास के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ और वो आपसे पैसा मांग रहा है, तो सबसे पहले आप तो ये चेक करो कि उनकी ईमेल आईडी क्या है। ठीक है, अगर वो ईमेल आईडी इनका डोमेन नेम डिफरेंट आ रहा है तो आप उससे बचो। अगर वो पैसा मांग रहा है तो वो तो रेड फ्लैग हो गया, आपको पैसा नहीं देना है, क्योंकि कभी आईटी मद्रास आपको पैसा नहीं मांगता है इंटर्नशिप और जॉब के लिए। ठीक है। सबसे पहले कि इंटर्नशिप जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों मैटर करता है। ठीक है, तो देखो जो इंटर्नशिप है वो क्या करता है, वो आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर देता है। जो आप क्लासरूम में थ्योरी पढ़ रहे होगे ना, वो एनफ नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, आपको इंटर्नशिप करना होगा, और इंटर्नशिप करने से क्या होगा, आपको रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट को केवल आप यूज़ कर रहे हो। ठीक है, उसमें अगर कोई छोटा मोटा एरर आ गया उसको आप फिक्स कर रहे हो। लेकिन जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, कोई कंपनी में जाते हो, वहाँ पे इंटर्नशिप करते हो, तो उस कंपनी का कोई आपका वेबसाइट होगा या फिर कोई ऐप होगा, वो उनको आपको उसमें इन्वॉल्व करेंगे कि हाँ इस तरीके से देखो यहाँ पे काम हो रहा है। और उस प्रोजेक्ट को काफ़ी लार्जर ऑडियंस आपका यूज़ कर रहा होता है, तो वहाँ पे लाइव टाइम में मतलब लाइव में क्या होता है, आपको एरर जनरेट होता है। फिर आपको बताया जाए कौन से मॉड्यूल को लॉन्च करना है, तो वहाँ पे आप रियल वर्ल्ड एक्सपोजर आपको मिलता है कि वहाँ पे कुछ एरर जनरेट होता है, तो उसको आपको फिक्स करना होगा। वो आपको सीखना होगा किस तरीके से होता है, कैसे मतलब कंपनी वर्क करती है, मतलब रियल सिनेरियो क्या होता है, वो आपको वहाँ से सीखता है इंटर्नशिप में। ठीक है। दूसरा दूसरा क्यों नॉन निगोशिएबल इंटर्नशिप हो जाता है कि जब आप प्लेसमेंट के लिए बैठते हो ना, तो सपोज करो कि एक बंदा है जो है ए, और दूसरा बंदा है वो है बी। अब सपोज करो कि ए के पास कोई भी इंटर्नशिप का एक्सपोजर नहीं है, इंटर्नशिप इसने किया नहीं है, और बी ने क्या है, एक इंटर्नशिप इन्होंने कर रखा हुआ है। तो अगर कंपनी किसी को शॉर्टलिस्ट करना होगा, अपने यहाँ जॉब पे रखना होगा, तो ये क्या कर देगा, इसको ये प्रेफर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसको प्रेफर करेगा क्योंकि इसको एक्सपोजर है, इसको ट्रेन में करने में काफ़ी कम टाइम मिलेगा। ठीक है, कुछ हो सकते हैं एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या होगा, वेटेज दिया जाता है उस रेज्यूमे को जिसके पास इंटर्नशिप होता है। फिर तीसरा जो होता है इंपॉर्टेंट चीज़, कि अगर आप मान लो कि आप किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको पीपीयू का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है। अगर आप वहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो 2 महीने 3 महीने, तो वो कंपनी क्या करती है, आपको हायर कर लेती है। ठीक है, तो ये कंपटीटिव एडवांटेज देता है। आप जब इंटर्नशिप करते हो तो आप क्या करते हो, आपको कैरियर की क्लैरिटी मिलती है। सपोज करो कि आपको किस फील्ड में कैरियर बनाना है, जैसे मान लो कि वेब डेवलपमेंट हो गया, ऐप डेवलपमेंट हो गया, या फिर बिजनेस डेवलपमेंट में हो गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप में आपका गोल क्या है, आप मतलब फोकस किस पे हो। तो जब आप डिफरेंट डोमेन में इंटर्नशिप करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस फील्ड में इंटरेस्टेड हूँ कि नहीं। तो वो भी जो कैरियर की क्लैरिटी मिलती है वो भी कहाँ से मिलती है, इंटर्नशिप से मिलती है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है और वहाँ से कॉन्फिडेंस भी गेन होता है। तो इसलिए जो इंटर्नशिप है वो ऑप्शनल नहीं रह गया है, ये एसेंशियल चीज़ें हो गई हैं। समझ में आया। अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटर्नशिप टाइप की, कौन कौन से इंटर्नशिप के टाइप होते हैं। तो सबसे पहला आता है जो दिमाग में, पेड और अनपेड का। देखो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले अगर आपके पास स्किल है तो आप अनपेड के लिए तो ना ही जाओ।
ठीक है, अनपेड आपको नहीं जाना है, आपको पेड के लिए जाना है कि अगर कोई कंपनी आपसे इंटर्नशिप के लिए पैसा मांग रही है कि आपको पे करना होगा, तो आप वहाँ पे नहीं जाओगे। अगर आपके पास स्किल है तो, और आपको पता है कि हाँ, मेरे पास स्किल है, मुझे ऐप डेवलपमेंट या फिर वेब डेवलपमेंट या फिर डेटा साइंस में कुछ डेटा एनालिटिक्स वगैरह आता है, तो आप पेड की तरफ जाओ। अगर वो पैसा मांग रहा है तो वहाँ पे बिग नो है, आप उसके लिए ना जॉइन करो। अनपेड कब हो सकता है? अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी कंपनी है, मतलब अगर कोई बड़ी कंपनी होगी तो ज़ाहिर-सी बात है वो आपको पेड मिलेगा। लेकिन सपोज़ करो कि कुछ ऐसे क्रिएटर हैं जो स्टार्टअप है, अभी नई-नई स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन जो उनके सीईओ हैं, को-फाउंडर हैं, वो एक उनका अच्छा पोर्टफोलियो है। वो किसी अच्छे कॉलेज से हैं, उन्होंने क कुछ अच्छे बड़ी कंपनी में काम कर रखा हुआ है और इनिशियल स्टेज पे वो क्या कर रहे हैं, वो आपको पे नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके प्रोफाइल के बेस पे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको उनसे क्या सीखने को मिल सकता है। एक नेटवर्किंग बिल्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो उस केस में अगर वो अनपेड भी है, तो क्या कर सकते हो, आप वहाँ पे ले सकते हो, ठीक है? तो अनपेड कब ओके होगा? इफ यू आर गेनिंग रियल स्किल्स एंड बिल्डिंग प्रोजेक्ट। उनके साथ आप अगर रियल स्किल गेन कर रहे हो, अच्छे प्रोजेक्ट बिल्ड कर रहे हो, को-फाउंडर का अच्छा बैकग्राउंड है, तो आप अनपेड के लिए मानो। अगर आपके पास स्किल्स है, तो अनपेड के लिए ना जाओ, ज़्यादातर पेड ही होंगे, ठीक है? और जो आईटी मद्रास इंटर्नशिप ऑफर करता है, जो आपका डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, 1 या 2 डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद, वो भी ज़्यादातर पेड होते हैं, ठीक है? रिमोट वर्सेस ऑन साइट, इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो रिमोट के लिए चाहते हैं और कुछ होते हैं जो ऑन साइट के लिए सर्च कर रहे होते हैं। तो देखो, रिमोट में क्या होता है, रिमोट का जो प्लस पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपको कहीं जाना नहीं है। अगर सपोज करो कि आपको 10,000 15,000 स्टाइपेंड के रूप में मिल रहा है इंटर्नशिप में, तो अगर आप किसी दूसरे सिटी में जाते हो तो वहाँ पे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे, आपको रेंट लेना पड़ेगा, सारा का सारा चीज़ें होती है। अगर कंपनी अफोर्ड नहीं कर पा रही है, वो आपको नहीं दे रही है ये सब फैसिलिटी, तो आपको पे करना होगा। तो वहाँ पे आपके ऑप्शन कम हो जाते हैं, आपकी सेविंग कम हो पाएगी। तो उस टाइम में वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है और आप ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी काम कर पाते हो घर पे रह के, आप घर पे भी रहते हो, सारा का सारा काम भी हो रहा होगा और आप इंटर्नशिप भी कर रहे होगे। तो फ्लेक्सिबिलिटी अगर चाहते हो तो रिमोट वाला सही है। ऑन साइट किसके लिए सही है? देखो, ऑन साइट बेस्ट है। अगर मैं दोनों की कंपेयर करूँ तो ये दोनों प्रोस एंड कॉन्स दोनों के हैं, लेकिन आप खुद भी डिसाइड करो कि आप किस तरीके से चाहते हो। लेकिन अगर ऑन साइट में बेनिफिट क्या है रिमोट के मुकाबले, तो ऑन साइट में क्या होता है कि बेटर मेंटरशिप मिल जाता है। जो एक कंपनी है, वहाँ पे कई सारे एम्प्लॉयी होते हैं, फाउंडर होते हैं, को-फाउंडर होते हैं, उनके मैनेजर होते हैं, सीनियर इंजीनियर्स होते हैं। तो जब आप वहाँ पे जाते हो, पर्सनली ऑन साइट विज़िट करते हो, तो वहाँ पे आपको बेटर मेंटरशिप मिल जाता है। आप वहाँ पे नेटवर्किंग कर सकते हो, जो इंजीनियर्स हैं, जो वहाँ पे 2-3 साल से काम कर रहे हैं या फिर 1 साल से काम कर रहे हैं, तो जब उनके साथ आप बैठते हो, उनके साथ काम करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ से आपका कनेक्शन बिल्ड होता है। तो वहाँ पे ऑन साइट में आपको बेटर मेंटरशिप और नेटवर्किंग का मौका मिल जाता है। स्टार्टअप और एमएनसी, इसमें क्या होता है, तो अगर आपको ब्रॉड एक्सपोज़र चाहिए तो आप स्टार्टअप जॉइन करो। अगर आपको स्ट्रक्चर्ड लर्निंग पाथ चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, एमएनसी जॉइन कर सकते हो। फिर आता है टेक वर्सेस नॉन टेक, कौन सा इंटर्नशिप करना चाहिए। तो ये आप पे सोली डिपेंड करता है कि आपका कैरियर गोल क्या है। उसके हिसाब से आप डिसाइड करो, ना कि दूसरा क्या कर रहा है। अगर सपोज़ करो कि आप चाहते हो कि नॉन टेक में वो जाना, कैरियर बिल्ड करना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप नॉन टेक में जाओगे। जैसे मान लो कोई बिज़नेस डेवलपमेंट में जाना चाहता है, डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जाना चाहता है, तो वो क्यों ही वेब डेवलपमेंट का इंटर्नशिप करेगा। तो ये आपके करियर गोल पे डिपेंड करता है कि आपको टेक या फिर नॉन टेक इंटर्नशिप करना है। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि क्या आपको क्रॉस चेक करना होगा, कैसे आपको पता चलेगा कि कोई भी इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखो, प्लस पॉइंट यानी ग्रीन फ्लैग के रूप में मैं बात करूँ, तो सबसे पहले आप जो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, वहाँ पे आपको रोल की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है? आपका जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है और उसमें स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन की गई होती है कि आप इंटर्नशिप के ड्यूरिंग अब ये चीज़ें आपका रोल होगा, आप ये करोगे। जो आपके स्किल होंगे उनसे यार 60% मैच करना चाहिए, ठीक है? जो बेसिक्स आपको आता है, जैसे आपको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट ये डेवलपमेंट में अगर आता है, तो 60% जॉब में आपका स्किल मैच करेगा तो उसके लिए अप्लाई करो। 40% तो आपको खुद से, मतलब खुद से सीख के वहाँ पे जाके खुद से सीखोगे, फिर चीज़ें होती है, क्योंकि इंटर्नशिप सीखने का प्रोसेस होता है, करना और सीखना दोनों चलता है। लर्निंग स्कोप क्या होता है कि आप ये भी डिसाइड करो कि आप 2 से 3 महीने में अगर इंटर्नशिप है तो वहाँ पे आप क्या सीख रहे हो? तो अगर आप वहाँ पे कुछ सीख पा रहे हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रीन फ्लैग होगा। फिर आप ये भी देखो कि मेंटरशिप आपको दिया जा रहा है कि नहीं, कोई आपका मेंटर असाइन हो रहा है कि नहीं उस इंटर्नशिप में, ये भी क्रॉस चेक करना होता है। अगर मान लो कि मेंटर असाइन नहीं भी हो रहा है, तो क्या उन्होंने क्लियर गाइडेंस स्ट्रक्चर दे रखा हुआ है कि नहीं, कि फर्स्ट मंथ में आप ये करोगे, सेकंड मंथ में ये करोगे, थर्ड मंथ में ये करोगे। अगर गाइडेंस स्ट्रक्चर है तो क्या करो, आप इसके लिए अप्लाई करो। अगर नहीं है तो अप्लाई नहीं करो। अगर कोई आपको मेंटर नहीं मिल रहा है, आपको सब कुछ ऐसे ही करना है, तो सर्टेन वे में आपको 10 चीज़ें करनी हो तो आपको उसको अप्लाई नहीं करना है। तो क्या-क्या रेड फ्लैग है, क्या किस, अगर ये चीज़ें अगर मिलती है तो आपको नहीं अप्लाई करना है।
अगर आपको सारे के सारे रोल्स खुद से ही करने हैं, जैसे मान लो 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, इंटर्नशिप कर रहे हो और सारे का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही कर रहे हो। जैसे मान लो कि आप टेक का भी कर रहे हो, आप वेब डेवलपमेंट भी कर रहे हो, आप दूसरों को वो आपको कॉलिंग भी कर रहे हो, या फिर आप ये हो सकता है कि वहाँ पे मैनेजरियल रोल भी कर रहे हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि जो एडमिन रोल है वो भी कर रहे हो। तो ये नहीं हो सकता है, क्योंकि आप 1 से 2 महीने में सारा काम नहीं कर सकते हो। आप एक अगर मान लो आपका जो डोमेन है उसी में आप काम कर सकते हो। तो अगर ऐसा कोई ऑफ़र करता है कि सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर भी नहीं है, आपको सभी कुछ करना है, तो उसके लिए आप क्या करो, अप्लाई नहीं करो, ठीक है? अगर आपको मेंटर या फिर आप क्लियर रोड मैप आपको नहीं दिया जा रहा है, तो भी उस पे अप्लाई नहीं करो, ठीक है? और जब से सबसे फाइनल है, अगर कोई कंपनी आपको इंटर्नशिप के लिए पैसा माँगती है, तो भी वहाँ पे आप अप्लाई नहीं करो। मतलब पैसा दे के तो इंटर्नशिप नहीं करना है। अगर अनपेड हो सकता है तो एक बार सोच भी सकते हो, लेकिन अगर कोई कंपनी पैसा माँग रही है, तो वहाँ पे बिग नो होगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन फ्रॉम बिगिनर्स, अगर ये भी हो सकता है कि कुछ कंपनी होती है जो पैसा बचाने के लिए इंटर्न को ढूंढती है, ठीक है, कि बिगिनर से ही क्या कर सकता है, सारा का सारा काम कराने के चक्कर में रहते हैं। तो ऐसी अगर कंपनी आपको मिलती है, तो वहाँ पे क्या करो, आप उसको उस पर अप्लाई नहीं करो। अब बात करते हैं कि टेक्निकल स्किल्स के क्या रोड मैप हो सकते हैं। जैसे अगर आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना है, तो कौन कौन से टेक्निकल स्किल्स आप सीख सकते हो, डेटा एनालिटिक्स में जा रहे हो तो क्या सीख सकते हो, नॉन टेक रोल में जा सकते हो तो क्या सीखना होगा आपको। तो अगर पहले बात करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, तो बेसिक से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करो। अगर सपोज मैंने इस कोर्स की बात करूँ तो पाइथन से स्टार्ट कर सकते हो। पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, इस पे आप किसी एक में भी आप स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल आप बिल्ड करो, क्योंकि उसी पे आपको काम करना है। फिर डीएसए के कुछ बेसिक्स है, जैसे एरेज हो गए, स्ट्रिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया। एडवांस नहीं सीखना है आपको इंटर्नशिप के लिए स्टार्टिंग में। आप बेसिक थोड़ा सा इसको बिल्ड कर लो तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। एसक्यूएल में जो होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो डेटाबेस से आपको इंटरेक्ट करना होता है, डीबीएमएस के कुछ कॉन्सेप्ट जैसे क्वेरीज हो गया, ज्वाइंस हो गया, बेसिक डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स हो गए, इन पे आपका कमांड होना चाहिए, ये आप सीख लो। गिट एंड गिटहब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पर रियल प्रोजेक्ट पे क्या होता है कि एक दूसरे पे मतलब जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लाइव होते हैं, ठीक है? तो अगर कुछ चेंजेस करने होते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट पे कई लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपको वर्जन कंट्रोल आपको आना चाहिए, गिट एंड गिटहब, तो ये काफ़ी इसेंशियल हो जाता है, ठीक है? फिर आप अगर इस फील्ड में जाना चाहते हो, तो कम से कम 2-3 मिनी प्रोजेक्ट्स आप खुद से किए रहो, तो ही आपको क्या मिलेगा, एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा इस फील्ड में। फिर बात करते हैं डेटा एनालिटिक्स फील्ड में आप जाना चाहते हो, तो क्या टेक्निकल स्किल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। तो डेटा एनालिसिस में भी आपका पाइथन प्रोग्रामिंग ज़रूरी है, क्योंकि इसी से आप इंटरैक्ट करते हो, डैशबोर्ड वगैरह बनाते हो, स्काईकिट वगैरह, पांडास, जो भी लाइब्रेरीज होती हैं वो पाइथन का यूज़ करते हो आप। तो ये इसेंशियल हो जाता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। पांडास एंड नमपाई डेटा मैनिपुलेशन के लिए आप सीख सकते हो। एक्सेल में पिवट टेबल्स, वी लुकअप, चार्ट, ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको आप सीख लो। एसक्यूएल फॉर डेटा एक्सट्रैक्शन, ये भी है कि अगर डेटा को एक्सट्रैक्ट करना है फिर एनालिसिस करना है, तो यहाँ पे एसक्यूएल इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर यहाँ पे भी आप 2-3 प्रोजेक्ट कर लो रियल डेटा सेट के साथ, कैगल और गिटहब का यूज़ करते हुए, ठीक है। अगर नॉन टेक रोल्स में आप जाना चाहते हो तो क्या स्किल्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर नॉन टेक में जाते हो तो यहाँ पे एक्सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल या गूगल शीट, इसके जो एडवांस वर्जन है वो आप सीख लो। आपको कैसे कम्युनिकेट करना होता है, यहाँ पे नॉन टेक रोल में कम्युनिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रोफेशनल बिजनेस कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, इसके बारे में आप सीख लो। आपको रिसर्च एंड एनालिटिकल थिंकिंग कैसे करना होता है, कैसे सोचना होता है, मतलब कोई मार्केट फिट प्रोडक्ट है कि नहीं, उस पर कैसे आपको रिसर्च करना होगा, वो आप ज़्यादातर इस पर फोकस करो, ठीक है। और हमेशा याद रखो कि सर्टिफिकेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या है, आपका स्किल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं कि ऐसी क्या इंपॉर्टेंट स्किल है जो हर फील्ड में ज़रूरत होती है, लेकिन इसको लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। वह सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है, देखो टेक्निकल स्किल तो जरूरी है, लेकिन अगर आपके पास सॉफ्ट स्किल ही नहीं होगा, आप मान लो कि आपको कुछ अच्छा टेक्निकल स्किल है, जैसे मान लो कि आप वेब डेवलपमेंट में प्रो हो, लेकिन आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आइडिया को दूसरे को बता ही नहीं पा रहे हो, तो वो क्या होगा, वो आपके लिए वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें सॉफ्ट स्किल में क्या हो, क्या आप सीख सकते हो, जैसे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन हो गया, जैसे ईमेल करना, आप कॉल पे कैसे बात करते हो, कैसे आप पीपीटी बनाते हो, कैसे अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हो, ये सॉफ्ट स्किल में आते हैं, ये भी आप यहाँ से मास्टर करना शुरू कर दो, ठीक है। आस्किंग स्मार्ट क्वेश्चन इंस्टेड ऑफ जस्ट नॉटिंग, आपको अगर इंटर्नशिप में जाते हो तो वहाँ पे जो सॉफ्ट स्किल में जो स्मार्ट क्वेश्चन है, जैसे अच्छे क्वेश्चन पूछने का तरीका भी आपको आना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, आपको किसी भी चीज़ में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते हो, तो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी मैंडेटरी है, इस पे भी आप फोकस कर सकते हो। फास्ट लर्निंग एबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी, अगर इंटर्नशिप में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा डूइंग और लर्निंग पे फोकस होता है, तो आपको ज़्यादातर वो आपको गाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि आपको हैंड होल्डिंग करके वो सिखाएंगे नहीं, तो आपकी लर्निंग एबिलिटी और एडेप्टेबिलिटी काफ़ी फास्ट होनी चाहिए, तभी आप मतलब आप जल्दी सीख सकते हो, तो वो आप कंपनी के लिए क्या कर सकते हो, आप एसेट हो। तो कंपनी क्या करती है, वो हायर करती है एटीट्यूड और प्लस बेसिक्स पे, ऐसा नहीं कि आपको एडवांस चीज़ें आनी चाहिए इंटर्नशिप के लिए।
परफेक्ट कैंडिडेट वो नहीं ढूँढते हैं। अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है कि आप लर्न करने के लिए फ्री हो, कि आप लर्न कर सकते हो और आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो कंपनी आपको डेफिनिटली इंटर्नशिप के लिए हायर कर लेगी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ें 2 से 3 सॉलिड प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ठीक है? ये काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें कुछ रियल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो, ठीक है? तो वैसे प्रोजेक्ट आप बिल्ड करने की कोशिश करो। इसमें आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर पाओ कि ये प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन आपने कैसे दिया और उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, ठीक है? आप इसको डेवलप करके इसको लाइव करो, ठीक है? आपने गिटहब पे इसको लाइव कर दिया, या फिर कोई मान लो कि अपनी पोर्टफोलियो वगैरह में आप इसको शो कर सकते हो कि हाँ, मैंने ये प्रोजेक्ट्स की है, ठीक है? और जो गिटहब पे आप करोगे तो प्रॉपर रेड में इसके लिए लिखो हर प्रोजेक्ट्स के लिए। ये तो फर्स्ट हो गया, 2-3 प्रोजेक्ट आपको बिल्ड करने हैं। दूसरा, आपको 1 पेज का ही रिज्यूम बनाना है। ऐसा नहीं है कि आप 10-15 पेज या 2-3 पेज का रिज्यूम बनाओ, क्योंकि आप एक्चुअल में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। फर्स्ट डे में आपको क्या ही दिखाने के लिए होगा। तो जितना शॉर्ट और जितना क्रिस्प होगा उतना इंपॉर्टेंट होगा, तो आप 1 पेज का रिज्यूम बनाओ। इसमें स्किल सेक्शन आप इंक्लूड करो, जो भी आपको स्किल्स आता है, जो रेलेवेंट स्किल्स है वो मेंशन कर सकते हो। फिर आपने जो प्रोजेक्ट्स किया है वो मेंशन कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया, सॉल्यूशन निकला और इम्पैक्ट क्या हुआ, उसके मैट्रिक्स आप यहाँ पे दर्शा सकते हो अपने रिज्यूमे में, ठीक है? अब ऐसे क्यों ना लिख दो कि हाँ, मैंने ये XYZ आपने प्रोजेक्ट किया। अब उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट क्या रहा, वो भी आप रिज्यूमे में लिखो। एजुकेशन एंड रेलेवेंट कोर्स वर्क, आप कौन से डिग्री को कर रहे हो, कौन से लेवल पे हो, ये आप शोकेस कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको फेक क्लेम नहीं करना है, फेक सर्टिफिकेट्स नहीं लगाने कि आपको ये आता है, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ क्लेम करते हो ना, तो जब आपका इंटरव्यू होगा तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और एक बार आपने अगर फेक रखा हुआ है तो वो क्या करोगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। तो जितना हो सके आप ऑथेंटिक हो सको उतना हो, ठीक है? अप्लाई स्ट्रैटेजिकली, अब ऐसा नहीं करना है कि हर जगह अप्लाई करना है। तो कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे इंटर्नशिप आपको ढूंढना है, तो सबसे पहले जो लिंक्डइन जॉब सर्च है ना, उस पर आप जाके वहाँ पे भी आपको इंटर्नशिप मिल सकता है, तो लिंक्डइन जॉब सर्च का यूज़ कर सकते हो। दूसरा आपका प्लेटफॉर्म है कि इंटर्नशाला पे जाके वहाँ पे अपने रूल्स के अकॉर्डिंग फिल्टर लगा के आप इंटर्नशिप ढूंढ सकते हो। तीसरा हो सकता है कि आप कंपनी के कैरियर पेज पे जाओ, जैसे मान लो कि HCL है, डिलॉयट है, या फिर कोई भी और जो कंपनी है जहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो, या कोई स्टार्टअप है, तो उनके कंपनी के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे कैरियर नाम का मेन्यू होगा, उस वाले पेज पे जाओ, वहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप कोल्ड ईमेल कर सकते हो, अगर आपको स्टार्टअप के फाउंडर का या फिर स्टार्टअप के HR का आपको ईमेल पता है, तो आप उनको डायरेक्टली आप मेल कर सकते हो कि अगर कोई भी अगर जॉब अपॉर्चुनिटी है, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी है, तो क्या कर सकते हो, आप मुझको कंसिडर कर सकते हो, ठीक है? तो आप कोल्ड ईमेल भी कर सकते हो। तो ये तरीका हो गया अप्लाई स्ट्रैटेजी, कैसे आपको अप्लाई करना है, ठीक है? फिर आता है लेवरेज रेफरल्स। अब इसमें सबसे बेस्ट है कि अगर मान लो कि आप ये तरीका अप्लाई नहीं करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो कि जो आपके सीनियर्स हैं और जो एलुमनाई हैं, उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो लिंक्डइन पे, ठीक है? आप उनको पर्सनली कनेक्शन का रिक्वेस्ट भेजो, वो एक बार कनेक्ट करते हैं, तो फिर आप पोलाइटली उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो अपने पर्सनलाइज़्ड वे में। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी कॉपी पेस्ट करके चैटजीपीटी से निकाला और सबको वही भेज रहे हो। जो सीनियर्स हैं या फिर जिस रोल के लिए आप उनको चाहते हो और जो आपका प्रोफाइल है, उस हिसाब से मैसेज फ्रेम करो, उनको डायरेक्टली डीएम करो, ठीक है? फिर आप कॉलेज प्लेसमेंट सेल्स की हेल्प ले सकते हो, जैसे IIC है उनकी हेल्प ले सकते हो, ठीक है? फिर आप जो प्रोफेशनल नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, जैसे वर्कशॉप वगैरह काफ़ी कंडक्ट हो रहा होता है, या फिर गूगल कोई वर्कशॉप करा रहा होता है, या फिर कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्कशॉप करा रहा होता है, तो ऐसे वर्कशॉप को अटेंड करो और वहाँ पे क्या करो आप, वहाँ पे नेटवर्किंग बिल्ड करो, तो वहाँ से भी आपको रेफरल्स मिल सकते हैं, ठीक है? या फिर आपका कोई सीनियर्स कहीं काम कर रहा है, तो उनसे आप रेफरल ले सकते हो कि हाँ, आप मुझे रेफर कर दो कि मुझे इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ से भी आपको आसानी से इंटर्नशिप मिल सकती है। तो ये कुछ आपके मेजर वे हैं कैसे आपको इंटर्नशिप के लिए जाना है। अब बात करते हैं कि क्या मिस्टेक्स होते हैं जो बच्चे करते हैं। तो सबसे पहला जो मिस्टेक होता है ना, वो फाइनल ईयर के लिए वेट करते हैं कि जब मैं एक बार फाइनल ईयर में चला जाऊँगा, तो मैं अप्लाई करना शुरू करूँगा इंटर्नशिप के लिए। तो ये क्या होगा, ये गलत तरीका है। इससे क्या होता है कि आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस लूज़ कर देते हो। जो सपोज़ करो कि अगर आप फाउंडेशन में ही स्टार्ट करते हो, तो आप क्या करोगे, फाउंडेशन में आपने ये किया एक इंटर्नशिप, सेकंड ईयर में भी आपने इंटर्नशिप किया, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप किया। तो आपके पास 3 इंटर्नशिप शो करने के लिए होगा। अगर आप फाइनल ईयर में करोगे तो क्या होगा, आपको केवल उसी टाइम पे करोगे और वहाँ पे इंटर्नशिप मिलेगा भी नहीं, ज़्यादातर ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने 3 इंटर्नशिप कर रखे हुए, 4 इंटर्नशिप कर रखे हुए हैं, तो उनको फाइनल ईयर में भी क्या करना होगा, मिलने का जो तरीका हो क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप 2-3 साल के लिए वेट ना करो कि आप फाइनल ईयर में जाओगे तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, ये गलत तरीका है। दूसरा जो गलती करते हैं कि आप कोर्सेज़ केवल कर रहे होते हो। आप केवल 10 कोर्सेज़ कर लिए, 10 जितने भी कोर्सेज़ हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, वो आप कोर्सेज़ को कंप्लीट कर रहे हो, उनके सर्टिफिकेट पब्लिश कर रहे हो, लेकिन आप कुछ बिल्ड नहीं कर रहे हो। जो आपने सीखा उससे पे आपने कुछ बिल्ड नहीं किया, कोई कोई प्रोजेक्ट डेवलप नहीं किया।
तो ये भी क्या होगा, गलती होगा, क्योंकि आप अपने स्किल्स को कैसे शोकेस कर सकते हो, वो कैसे क्रॉस चेक करेगा कि जो आपने कोर्सेज पे सीखा है उस पे आपने कुछ बिल्ड किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करो, प्रोजेक्ट बिल्ड करो, ठीक है। आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे कि आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, वो आपको कुछ नहीं, आपकी एबिलिटी नहीं शो करेगा, लेकिन जो आपने प्रोजेक्ट बिल्ड किया वो आपकी एबिलिटी को प्रूव करेगा। तीसरा जो गलती करते हैं वो होता है कि मान लो कि तुम ए कंपनी के लिए अप्लाई कर रहे हो, बी कंपनी के लिए अप्लाई है, दोनों अलग-अलग कंपनी है, सी कंपनी है, डी कंपनी है। तो जब इनके लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो तो आपने एक रिज़्यूम बनाया हुआ है, हर वन मान लो रिज़्यूम है, तो इसके लिए भी वही रिज़्यूमे दे दे रहे हो, इसके लिए भी वही रिज़्यूमे दे रहे हो, ये भी दे रहे हो, ये भी दे रहे हो वही। सेम रिज़्यूमे यानी कि सेम रिज़्यूमे हर वन हर वन हर वन। सेम रिज़्यूमे क्या करो आप डिफरेंट कंपनी के लिए अप्लाई करो, तो ये सही तरीका नहीं है। कॉपी पेस्ट ना करो। आप क्या करो कि इस वाले कंपनी की नीड देखो कि ये किस डोमेन में काम करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने रिज्यूमे में अपना चेंज करो, उसके रिलेवेंट स्किल्स को अपने दिखाओ जो आपने सीखा है। फिर क्या करो, कस्टमाइज़ करके आप उस कंपनी के लिए अप्लाई करो, ठीक है? तो डिफरेंट आप रिज्यूमे बनाओ और डिफरेंट डोमेन की कंपनी के लिए अप्लाई करो। कॉपी पेस्ट ना करो अपने रिज्यूमे को हर हर जगह, ठीक है? फिर चौथा जो गलती करते हैं वो है फ़ियर ऑफ रिजेक्शन, ठीक है? सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग सोचते हैं कि मुझे तो स्किल्स कुछ आता ही नहीं है, मान लो 50% के कोई स्किल आता है, तो वो क्या करते हैं, वो फ़ियर ऑफ रिजेक्शन के चक्कर में वो अप्लाई ही नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप क्या करते हो, जब अप्लाई नहीं करोगे तो सपोज़ करो कि आप अप्लाई नहीं करो, तो इसमें आपके ना सेलेक्ट होने के चांसेस क्या है? आप 100% ऐसा है कि आप अप्लाई नहीं करो तो 100% आप रिजेक्ट हो गए। लेकिन आप मान लो कि चलो ठीक है, इंटर्नशिप में आपके स्किल्स उतने मायने नहीं रखते, अगर मान लो कि स्किल्स आपके 50% भी आ रहे हैं, तो इंटर्नशिप क्या होता है, लर्निंग के लिए होता है, तो 50% आपको वहाँ पे लोग सिखाएँगे। तो आप पहले फ़ियर ऑफ रिजेक्शन से आगे बढ़ो। अगर मान लो कि यहाँ पे अप्लाई करते हो तो अगर हो सकता है कि 1% चांस हो, 2% चांस हो या फिर 50% भी चांस हो, लेकिन आपके चांसेस यहाँ तो हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके 100% चांस है कि आप रिजेक्ट हो गए, यानी कि 0% सक्सेस के रेट है। तो अब दोनों कंपेयर कर लो कौन-सा ऑप्शन सही होगा। तो आप फ़ियर ऑफ रिजेक्शन से हटो, आप इनिशियल स्टेज में हो, आप अप्लाई करो काफ़ी जगह पे, कहीं न कहीं डेफ़िनिटली आपको क्या मिलेगा, इंटर्नशिप मिल जाएगा, ठीक है? तो आप ये हमेशा याद रखना कि रिजेक्शन इज़ फीडबैक नॉट फेल्योर। लर्न एंड इटरेट। मान लो कि आपको पहले इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया किस कंपनी में, वो आपको रिजेक्ट कर दिया। तो आप उस रिजेक्शन से सीखो कि मैं क्यों रिजेक्ट हुआ? क्या-क्या स्किल्स है जो मैं और सीख सकता हूँ? उन स्किल्स को एक्वायर करो, फिर दूसरी कंपनी में आप अप्लाई करो। मान लो दूसरी कंपनी में फेल हो गए, तो वहाँ से भी आप क्या करो, लर्निंग किया कि मेरी में क्या गलती थी, कौन-कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है इस इंटर्नशिप के लिए, उसने आपने सीखा। जब थर्ड कंपनी के लिए अप्लाई करो तो डेफिनिटली क्या करोगे, आप इंटर्नशिप के लिए हायर कर लिए जाओगे। ठीक है? तो आपको फियर ऑफ रिजेक्शन से आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। सपोज़ करो कि एक बंदा फाउंडेशन से स्टार्ट कर रहा है जर्नी, तो आपका पर्सनलाइज़्ड टाइमलाइन क्या हो सकता है? यानी कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में क्या करोगे? सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में क्या करोगे? थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या करोगे? तो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में क्या करोगे आप? जो कोर टेक्निकल स्किल्स हैं, उनको आप सीखोगे, ठीक है? 1 से 2 सिंपल प्रोजेक्ट बिल्ड करोगे। कोडिंग और जो क्लब्स होती हैं जो आपके कॉलेज में, उन वाले कोडिंग क्लब्स को आप क्या करो, कम्युनिटी को ज्वाइन करो। अपने गिटहब की प्रोफाइल बिल्ड करो और उन प्रोजेक्ट्स को वहाँ पे अपलोड करना शुरू करो। तो ये आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बीच में करना है, ठीक है? सेकंड ईयर से थर्ड ईयर में क्या करना है आपको? आपको जो यहाँ पे सिंपल प्रोजेक्ट बनाए थे ना, अब उसको उसको एनहांस करना है। आप थोड़ा से अच्छे प्रोजेक्ट बनाना शुरू करो, 2 से 3। फिर अपने रिज्यूमे को पॉलिश करो, उन प्रोजेक्ट्स को इसमें मेंशन करो। फिर अप्लाई करने स्टार्ट करो, ठीक है? एटलीस्ट 50 प्लस एप्लीकेशन अप्लाई करो, तो हो सकता है कि अभी जॉब मार्केट को देखते हुए आप वहाँ पे आपको इंटर्नशिप का ऑप्शन मिल जाए, ठीक है? और लिंक्डइन पे मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे अपना नेटवर्क बिल्ड करो, तो वो भी प्लस पॉइंट होगा। आपको थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में क्या करना है? आप एक बार जब आप ऐसे कोई भी स्टार्टअप में आपने कर लिया, एक बार इंटर्नशिप ले लिया, तो उसका फ़ायदा मिलेगा आपको यहाँ पे। आपको अच्छे कंपनीज़ में क्या करना है, उनको टारगेट करो, जैसे गूगल हो गया, आईबीएम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इस तरीके से जो मेजर बड़ी कंपनी है, उन कंपनीज़ को टारगेट करो, ठीक है? थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में। और जो अपने पिछले एक्सपीरियंस है, जो अपने पिछला एक्सपीरियंस ले इंटर्नशिप किया, अपने प्रोजेक्ट बिल्ड किया, उनका फ़ायदा लो, ठीक है? और एक बार जब आप वहाँ पे बड़ी कंपनी को टारगेट कर ले रहे हो, तो वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करो और वहाँ से आप पीपीओ कन्वर्ट करने की कोशिश करो कि आपको वहाँ पे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल जाए, ठीक है? और फिर इसके साथ ही साथ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो आपके जूनियर्स हैं, उनको मेंटर करना शुरू करो। फिर एक अच्छा अपना एक नेटवर्क आपको क्रिएट हो जाएगा, दूसरों की हेल्प करो, ठीक है? तो ये आपका पूरा पर्सनलाइज़्ड टाइमलाइन है। आप देख लो कि आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो, तो उस हिसाब से आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफ़ाई कर सकते हो। तो हमेशा याद रखो, ये इंटर्नशिप आपका दिखाता है कि आपको जल्दी स्टार्ट करना है और आपको कंसिस्टेंट होना है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नेक्स्ट सेमेस्टर में स्टार्ट करूँगा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना। अभी स्टार्ट करो। अगर मान लो कि आप फेल भी होते हो, तो आप उसके लर्निंग से सीखो, फिर उसको अप्लाई करो, फिर सीखोगे आप।
ठीक है? और हमेशा ये भी याद रखना कि आप प्रोजेक्ट बिल्ड करो, आप कोर्सेज़ के सर्टिफ़िकेट अगर कलेक्ट करते रहोगे तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको प्रोजेक्ट बनाना होगा, बिल्ड करना होगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इंटेंसिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी कंसिस्टेंसी, कितना आप कंसिस्टेंट हो। फिर अगर मान लो कि आप हर हर वेबसाइट पे जा रहे हो और ऐसे कोल्ड एप्लीकेशन कर रहे हो, कोल्ड बिल्ड कर रहे हो, तो वो उतना वर्क नहीं करेगा। सपोज़ करो इसमें क्या करेगा, काफ़ी एफर्ट मिलेगा, करना पड़ेगा आपको। अगर 100 के लिए अप्लाई करो, कोल्ड मेल डाल लो, तो हो सकता है कि 2 से 3 लोग यहाँ पे रिप्लाई दें, ठीक है? तो कोल्ड एप्लीकेशन से अच्छा तरीका है कि आप नेटवर्क बिल्ड करो। आप लिंक्डइन पे जा सकते हो, जो भी आपके सीनियर्स हैं, एलुमनाई हैं, उनसे कनेक्ट करो, एक नेटवर्क बिल्ड करो और वहाँ से आप रेफरल के थ्रू क्या कर सकते हो, इंटर्नशिप ले सकते हो, ठीक है? तो ये रहा इंटर्नशिप के लिए फुल फ्लेश वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंटर्नशिप क्यों ज़रूरी है, कैसे आपको इंटर्नशिप को लिए टैकल करना है, कौन-कौन से स्किल्स पे आपको काम करना है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।